आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या चीज है? तो क्वांटम मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, माइक्रोस्कोपिक जो चीजें हैं, जो थिंग्स हैं, जो मैटर है, उसकी जो स्टडी होती है वो क्वांटम मैकेनिक्स कहलाती है। Quantum mechanics is the theory that describe the dynamics of the matter at the microscopic scale. Dynamics का मतलब कि वो मतलब पार्टिकल्स, वो मैटर जो मोशन में है, और वो पार्टिकल जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक स्केल के मुताबिक मतलब बहुत छोटे पार्टिकल जो मोशन में है, उनकी जो स्टडी, उनके बारे में जो थ्योरी है वो क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताती है। तो ये कुछ क्वांटम मैकेनिक्स की इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपसे पूछ सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन आ जाता है समटाइम। व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स? क्वांटम मैकेनिक्स मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांच है। तो ये क्या होती है? तो बेसिक ये 4-5 पॉइंट्स हैं, इसको आप यहाँ से लिखेंगे। और उसके बाद थर्ड पॉइंट है क्वांटम मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द बॉडी हुज द वेलोसिटी अप्रोचेस द स्पीड ऑफ लाइट। क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर मतलब ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है अप्रोक्सीमेटली, तो उनकी जो स्टडी होती है वो भी क्वांटम मैकेनिक्स बन जाती है। और इसकी जो स्पीड होती है 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड is the velocity of the electron approaches to the speed of the light 3 multiply 10⁸ मीटर पर सेकेंड of the light। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि किसी भी पार्टिकल की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट की बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत ही रेयर केस होता है इक्वल हो जाए, लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, तो जिसकी स्पीड होती है 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ये तकरीबन हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि ये स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है इलेक्ट्रॉन की। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन की हम स्टडी देखेंगे, मोशन देखेंगे कि किस तरह ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, किस तरह वेव फॉर्म है, किस तरह वो एक उसकी एनर्जी एसोसिएट होती है उसके साथ, उसको हम डील करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। इसी तरह नेक्स्ट, क्वांटम मैकेनिक्स इज द फाउंडिंग बेसिस ऑफ ऑल द मॉडर्न फिजिक्स। जितनी भी मॉडर्न फिजिक्स की जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, मॉडर्न फिजिक्स हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये एक फाउंडिंग बेसिस है, मतलब ये एक बुनियाद रखता है मॉडर्न फिजिक्स की, जिसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, ऑप्टिक्स फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, केमिस्ट्री एंड द बायोलॉजी। तो इससे पहले जितनी भी हमारे पास साइंस की जो ब्रांचेस थी वो जनरल ब्रांचेस थी, लेकिन जैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से हमने मॉडर्न फिजिक्स को डेवलप किया, उससे फिर ये न्यू ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की सामने आई, जिनमें ये मदरजा जो आपके साथ यहाँ पे मैंने डिस्कस की हैं, सॉलिड स्टेट, मॉलिक्यूलर एक्सेट्रा दीज। अब हम देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसके अंदर, क्वांटम जो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। क्वांटाइज्ड क्वांटिटी कौन सी होती है? क्वांटाइज्ड क्वांटिटी क्वांटम से ही निकला है। तो क्वांटाइज्ड एक्चुअली क्या चीज है? क्वांटाइज्ड क्वांटिटी इज द सर्टेन मिनिमम अमाउंट, मतलब एक मखसूस फिक्स, मतलब जिसे हम कह सकते हैं एक अमाउंट है, ठीक है, उसको क्वांटाइज्ड क्वांटिटी कह सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि 1 kg 2 kg, ये क्वांटाइज्ड है, मतलब क्वांटाई का मतलब है मकदारी, मकदार उर्दू में जिसे हम कह सकते हैं। तो आर द सम मिनिमम कांस्टेंट, जिसको हम सम किसी भी कोई कांस्टेंट भी कह सकते हैं, जिसे मैंने एग्जांपल दी 1 kg 2 kg, या तो ये क्वांटाइज्ड क्वांटिटी हो जाती है। तो ये क्वांटाइज्ड का मतलब ये है। क्वांटाइज्ड क्वांटिटी कौन सी होती है? क्वांटाइज्ड क्वांटिटी इज द इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ द सर्टेन मिनिमम अमाउंट आर द सम मिनिमम कांस्टेंट। मतलब कि क्वांटाइज्ड क्वांटिटी की जब हम बात करेंगे तो वो हम इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ की बात करेंगे। तो आपने बोहर पास्टुलेट्स के अंदर आपने पास्टुलेट देखा होगा, इंटीग्रल मल्टीप्लाई बाई ऑफ जिस तरह MVR इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो इसके अंदर इंटीग्रल मल्टीप्लाई जब हम बात करते हैं, n जो है इंटीग्रल मल्टीप्लाई बाई h है। तो इसके मुताबिक ये है कि n हमारे पास कोई भी, हमारे पास हम कह सकते हैं 2 kg, अगर हम कह सकते हैं 3 kg, तो इसके साथ जब h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो h हियर द प्लांक्स कांस्टेंट। तो वो हमारे पास जो प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 10⁻34 जाउल सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट, जाउल सेकंड यूनिट भी साथ याद रखना है, ये एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होता है जाउल सेकंड, तो ये भी समटाइम एमसीक्यूज आ जाता है। तो ये जाउल सेकंड जो ये हमारे पास क्वांटाइज्ड, जिसे हम कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू। तो इसके साथ जब हम किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारे पास इंटीग्रल मल्टीप्लाई होती है, तो वो हमारे पास बन जाती है उसकी क्वांटाइज्ड क्वांटिटी।
उसके बाद एनर्जी फार्मूला इज इक्वल टू एच एफ ई इज द एनर्जी क्वांटाइज क्वांटिटी बिकॉज ई इज द इंटीग्रल मल्टीप्लाई सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्लांक्स कांस्टेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया ई इज इक्वल टू एच एफ। तो ये हमारे पास एच प्लांक्स कांस्टेंट है, एफ हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी होगी कि जिस फ्रीक्वेंसी से हमारा पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, उसकी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो भी स्पेसिफिक होगी। उसके बाद क्वांटम, क्वांटम जो है ये क्वांटा से निकला है। क्वांटा क्या होता है? द सर्टेन मिनिमम अमाउंट दैट इज एसोसिएटेड विद ए क्वांटिटी इज कॉल्ड द क्वांटम और द क्वांटा ऑफ दैट क्वांटिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिटेल में बता चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल द लाइट इज क्वांटाइज्ड एंड इट्स क्वांटा इज कॉल्ड द फोटॉन्स। तो लाइट जो है ये क्वांटाइज्ड है, मतलब कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द क्वांटा इज कॉल्ड द फोटॉन्स। तो लाइट पार्टिकल्स, लाइट की जो होते हैं फोटॉन्स होते हैं। लाइट जो होती है वो वेव्स फॉर्म में नहीं होती जैसे कि पहले कंसेप्ट था, लेकिन ये चीज प्रूव हो गया कि लाइट जो है ये क्वांटा की शक्ल में है, पैकेट्स की शक्ल में है, एनर्जी ऑफ पैकेट्स होते हैं लाइट। तो इसके साथ साथ द वर्ड क्वांटा डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीनिंग हाउ ग्रेट आर द हाउ मच। ये भी आ सकता है सेपरेट एमसीक्यूज, इसको देख लीजिएगा। अब जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है इसका ओरिजिन क्या था बेसिकली, तो इसको देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का कंसेप्ट कहाँ से शुरू हुआ, हमें कैसे पता चला, कब साइंटिस्ट को पता चला कि क्वांटम मैकेनिक्स भी कोई फिजिक्स की ब्रांच है, क्वांटम मैकेनिक्स भी कोई चीज है, किस चीज का नाम है। तो इसका रीजन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बेसिकली 19वीं सेंचुरी के आखिर में, 19वीं सेंचुरी, जब हम 19वीं सेंचुरी कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि 18 हम कह सकते हैं कि 1850 के बाद की बात की बात कर रहे हैं। तो एंड ऑफ 19th सेंचुरी। तो अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं अक्सर वो ये चीज को समझ लेते हैं कि तकरीबन 1900 की कुछ बात कर रहे हैं, 1950 की बात हो रही है, 1970 की बात हो रही है, 1930 की बात हो रही है। इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब होता है कि अगर हम 1930 की बात करें, ये तो 20 सेंचुरी में मतलब वो इसका हम कह रहे हैं कि 20 सेंचुरी की बात कर रहे होते हैं। एक्चुअली 19 सेंचुरी का मतलब होता है 1850 के बाद की बात है, एंड ऑफ 19 सेंचुरी। Many scientists believe that they had completely understand of all the phenomena happening in the universe। मतलब 19वीं सदी के आखिर में तकरीबन 1850 के बाद तकरीबन साइंटिस्ट ने ये मतलब सोचना शुरू कर दिया था कि ये सोच रहे थे कि दुनिया के अंदर, यूनिवर्स के अंदर जितने भी फोनिमिना अकर्स हो रहे हैं वो मतलब तकरीबन सारी चीजें उन्होंने पढ़ ली हैं, सारी चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो गई हैं, सारी चीजों उन्होंने डिस्कस कर ली हैं। तो अब हमें मजीद रिसर्च की, क्योंकि फिजिक्स जो है इसके अंदर ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि हम अब मजीद एक्सपेरिमेंट या रिसर्च करने की जरूरत नहीं रही, अब हर चीज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह का कुछ कंसेप्ट था साइंटिस्ट का, क्योंकि न्यूटन जो था वो बड़ा ग्रेट साइंटिस्ट था, उसने भी काफी, उसके बाद काफी साइंटिस्ट गुजर चुके थे 18-19 सेंचुरी में। तो उस वक्त की ये बात है, तो इन्होंने ये समझा कि 18 सेंचुरी तक, तो कि ये जितने भी यूनिवर्स के अंदर जो फोनमिना हो रहे हैं वो उसके बारे में कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। बट लेकिन सर्टेन फोनमिना, लेकिन कुछ ऐसे फोनमिना एट द एंड 19th सेंचुरी के एंड में कुछ ऐसे फोनमिना सामने आए, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्टेबिलिटी, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये कुछ जिसे कह सकते हैं कि मॉडर्न फोनमिना जो थे ये सामने आए। तो ये जो जब फोनमिना सामने आए तो इनको जब हम डील करते थे क्लासिकल फिजिक्स के साथ, तो इसके कुछ रिजल्ट्स जो है वो ठीक नहीं आ रहे थे। इसकी वजह से सर्टेन न्यू प्रॉब्लम्स विच आर नॉट सॉल्व बाय द न्यूटोनियम आर द क्लासिकल फिजिक्स। तो न्यूटन और क्लासिकल फिजिक्स के साथ जब इन प्रॉब्लम्स को डील करते थे तो वो उनके रिजल्ट जो थे वो सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो इस वजह से 19th सेंचुरी फिजिक्स जो है उसको हम नाम देते हैं क्लासिकल फिजिक्स का, और 19th सेंचुरी के बाद जो फिजिक्स जो आती है उसको हम नाम देते हैं मॉडर्न फिजिक्स का या क्वांटम मैकेनिक्स का। दिस गेव बर्थ टू न्यू फिजिक्स ब्रांच इज कॉल्ड द क्वांटम फिजिक्स। तो ये फिजिक्स की जो ब्रांच हुई तो इसको हम नाम देते हैं क्वांटम फिजिक्स का। तो अब हम बात करेंगे क्वांटम फिजिक्स को बनाने में किन किन साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन दी और कौन कौन से ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने, जाहिर सी बात है पहले क्लासिकल फिजिक्स थी, उसके बारे में काफी केपलर्स लॉ आए, उसके बाद न्यूटन की फिजिक्स थी, उसके बाद गलीलियो गुजरा था, आर्शिमिदस गुजरा था, उसके बाद बहुत से ग्रेट साइंटिस्ट जो थे वो गुजर चुके थे। लेकिन जो अब जाहिर सी बात है नई ब्रांचेज ऑफ ब्रांच सामने आई थी फिजिक्स की, जिसको क्वांटम फिजिक्स का नाम दिया, तो इसके लिए कुछ ऐसे प्रॉब्लम जैसे कि मैंने आप लोगों के
साथ डिस्कस किए हैं। ये जो प्रॉब्लम थी इनको डील करने के लिए कुछ नए मैथमेटिकली टूल्स की ज़रूरत थी, तो उनको बनाने के लिए, उन टूल्स को बनाने के लिए किन-किन साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन प्ले किया मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, तो उनको हम डिस्कस करेंगे अब हम। सबसे पहले पहले आ जाता है मैक्स प्लैंक्स, जिसके नाम से प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.63 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 34 जूल सेकंड। तो 1909 में मैक्स प्लैंक इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द क्वांटम ऑफ द एनर्जी फोटोन टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के फोनेमिना को एक्सप्लेन करने के लिए इसको 1909 में मैक्स प्लैंक ने इंट्रोड्यूस करवाया था। सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटम एनर्जी का, जिसको हम फोटोन का नाम दिया बाद में, आइंस्टाइन ने फोटोन का नाम दिया। तो क्वांटा ऑफ द एनर्जी जो था ये हमारे पास था, मैक्स प्लैंक ने इसका कंसेप्ट दिया था फर्स्ट ऑफ ऑल 1909 में। ही प्रपोज दैट द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन लाइट इज क्वांटाइज्ड। इसने प्रपोज किया था, इसने ये चीज का बताया था कि जो लाइट एनर्जी जो होती है ये वेव फॉर्म की शक्ल में नहीं होती, ये क्वांटाइज्ड शक्ल में होती है, पैकेट्स की शक्ल में होती है। क्योंकि इससे पहले इस चीज़ का कंसेप्ट था कि जो लाइट थी ये एज ए वेव फॉर्म की शक्ल में 1801 में यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट, वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट, उस चीज़ ने प्रूव किया था कि जो लाइट जो है उसकी जो नेचर है, जो लाइट जो है एज ए वेव नेचर है। लेकिन उसी के मुताबिक इस वजह से हमारे प्रॉब्लम जो थे मतलब वो सॉल्व नहीं हो सक रहे थे। इस वजह से मैक्स प्लैंक ने सबसे पहले जिस चीज़ का बताया था कि जो हमारे पास लाइट जो है वो क्वांटा की शक्ल में है, हमारी जो लाइट है वो क्वांटाइज्ड है एंड डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है, E इक्वल टू एच एफ, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट ऑफ द एच की वैल्यू यहाँ पे 6.63 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -34 जूल सेकंड। उसके बाद फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ये जो सारे साइंटिस्ट जो हैं ये 19th सेंचुरी के एंड, मतलब के हम कह सकते हैं कि 1850 के बाद के साइंटिस्ट हैं ये सारे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बात की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। इसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। इन 1905 आइंस्टाइन कंफर्म प्लैंक्स क्वांटम कंसेप्ट। प्लैंक्स ने जो क्वांटम का मतलब एनर्जी क्वांटाइज्ड है इसका कंसेप्ट दिया था 1905 में, क्योंकि इसकी थ्योरी जो आई थी प्लैंक्स की 1900 में थ्योरी आई थी, लेकिन इंट्रोड्यूस उसने बाद में इस चीज़ का किया, लेकिन इसकी जो थ्योरी आई थी वो सबसे पहले 1900 में आई थी। तो इसलिए 1905 में प्लैंक्स की जो थ्योरी थी उस चीज़ को उसने कंफर्म किया था विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक्स क्वांटम कंसेप्ट। उसके बाद आइंस्टाइन प्रपोज दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, क्योंकि इससे पहले इस चीज का कंसेप्ट था मैक्सवेल इक्वेशंस जो थी, मैक्सवेल इक्वेशन थी वो एज ए वेव की शक्ल में डील कर रहे थे। लेकिन आइंस्टाइन प्रपोज दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है लाइट इज द क्वांटाइज्ड एंड द एग्जिस्ट इन द फिक्स्ड अमाउंट, क्वांटा आर द फोटॉन्स। तो इसके लिए फिक्स्ड अमाउंट या क्वांटा की जरूरत वहां पे पड़ी, मतलब क्वांटा का कंसेप्ट सामने आया फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि शुरुआत प्लैंक्स ने की थी। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोनोमेना की मदद से इसको प्रूव किया था। The introduction of the photons concept enabled Einstein to give the explanation to the photoelectric problems by the Hertz in 1887। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फोनोमेना था ये सबसे पहले हर्ट्ज ने 1887 में दिया था, लेकिन उस चीज का एक प्रॉब्लम सामने था उस वक्त, क्योंकि ये अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं हो सक रहा था क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स को यूज कर रहे थे। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये जो फोनोमेना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इसको यूज किया प्लैंक्स क्वांटम की थ्योरी को, एनर्जी क्वांटाइज को उसने फोटॉन्स का नाम दिया। फोटॉन्स का मतलब कि हमारे पास जो एनर्जी है वो क्वांटाइज की शक्ल में है, क्वांटा की शक्ल में है, इसलिए उसकी हेल्प से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो उसके बाद इसने नोबेल प्राइज इसने हासिल किया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो उसके बाद नील बोहर द मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। नील बोहर ने हाइड्रोजन का मॉडल दिया था और इसका मॉडल कैसा था उसके बारे में देखेंगे। बोहर प्रपोज दैट द एटम कैन बी फाउंड ओनली इन द डिस्क्रीट स्टेट ऑफ द एनर्जी। बोहर ने क्या कहा था फर्स्ट ऑफ ऑल 1913 में इसमें एक मॉडल दिया था कि सेंटर में क्या होता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है,
और इसकी किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस और के सराउंडिंग में क्या होता है कि ऑर्बिट्स होते हैं, और हर ऑर्बिट जो होता है वो सेकंड ऑर्बिट से, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड, सेकंड ऑर्बिट थर्ड, थर्ड ऑर्बिट फोर्थ, इस तरह हर ऑर्बिट एक दूसरे से जुदा होता है, सेपरेट होता है। हर ऑर्बिट की एनर्जी जो होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट्स के अंदर, वो क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स होती है। उसकी एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की उसी वक्त चेंज होती है जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपनी ऑर्बिट्स को जंप करके लोअर से हायर की तरफ जाती हैं या हायर से लोअर की तरफ जाते हैं, उस वक्त एनर्जी चेंज होती है। दरमियान में कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द एटम। तो ये इसने बात की थी बोहर ने। द इमिशन ऑफ द अब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन ऑफ द लाइट बाय द एटम्स टेक प्लेस ओनली द डिस्क्रीट अमाउंट इज इक्वल टू HF। तो नील बोहर ने कहा था कि जो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है या रेडिएट होती है, ये तभी होती है जब हमारे पास उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी इज इक्वल टू HF एनर्जी देगा या वहां से रिलीज होगी, इज इक्वल टू HF एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आर्थर कोली कम्पटोन इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। बाय स्कैटरिंग द एक्स रेज विद द इलेक्ट्रॉन ही कंफर्म दैट एक्स रेज फोटोन्स बिहेव लाइक द पार्टिकल्स। एक्स रेज के जो फोटोन्स होते हैं वो पार्टिकल की तरह एग्जिस्ट, पार्टी की तरह बिहेव करते हैं। ये कम्पटोन ने बताया था, आर्थर कोली कम्पटोन इफेक्ट इसने बताया था, ये फॉर्मूला था कम्पटोन इफेक्ट। इसको भी डिटेल में देखेंगे। उसके बाद लॉस इन द फोटोन एनर्जी गेन इन इलेक्ट्रॉन एनर्जी। फोटोन की एनर्जी जो होती है वो लॉस होती है और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करते हैं। तो ये कंसेप्ट दिया था आर्थर कोली ने, इसने भी नोबेल प्राइज इसको भी मिला था और वेरी इंपॉर्टेंट है। डी ब्रोगली मैटर इज अ वेव एंड द वेव इज ए मैटर, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया 1801 में यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट ने इस चीज को प्रूव किया था कि जो लाइट जो होती है एज ए पार्टिकल नहीं होती, एज ए वेव होती है। ये काफी हद तक इस चीज को बात मानी गई और काफी अरसे के बाद कोई मैथमेटिकली या कोई एक्सपेरिमेंटली इस चीज को प्रूव किया था कि लाइट की, क्योंकि इससे पहले भी साइंटिस्ट रिसर्च करते रहे लेकिन कोई स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट या कोई खास कोई अच्छा एक्सपेरिमेंट सामने नहीं आया। लेकिन 1801 में यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट, उसकी मदद से प्रूव हो गया कि लाइट जो है वो एज ए वेव की शक्ल में है। इस चीज को मानते रहे, लेकिन जब ये बात आई सामने, क्योंकि 1801 में ये इस चीज को प्रूव किया था, उससे पहले न्यूटन ने बताया था कि जो लाइट जो है एज ए पार्टिकल है, लेकिन 1801 में इस चीज को प्रूव किया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की मदद से कि लाइट जो है एज ए वेव की शक्ल में है, वेव की शक्ल में ट्रेवल करती है। लेकिन काफी मतलब तकरीबन 100 साल तक इस चीज को मानते रहे, लेकिन बाद में जब मॉडर्न फिजिक्स सामने आई, क्वांटम फिजिक्स सामने आई, तो उस वक्त इस चीज का कंसेप्ट आया कि पार्टिकल जो है, लाइट जो है एज ए वेव की शक्ल में मूव नहीं करती, एज ए पार्टिकल की शक्ल में लाइट की जो पार्टिकल्स होते हैं, लाइट जो है एज ए पार्टिकल की शक्ल में एग्जिस्ट करती है, एज ए वेव की शक्ल में, वेव्स की शेप में एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस चीज का कंसेप्ट, इस तरह का कंसेप्ट दिया था। तो जो डी ब्रोगली था, इसने कहा था कि इसने कहा कि ना तो लाइट जो है वो पार्टिकल है, ना ही ये मैटर है। इसने कहा था कि हर पार्टिकल जो है उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है, मतलब कि पार्टिकल एंड वेव दोनों का कंसेप्ट दिया था कि हर पार्टिकल के साथ एक वेव भी एसोसिएट होती है। इस तरह का कंसेप्ट दिया था। इट मींस कि अगर एक बस जा रही है, इसका मतलब है कि बस जो अगर मूव कर रही है तो बस के साथ बस एक पार्टिकल के तौर पर नजर आ रही है, मूव कर रही है। तो एज ए हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली उसके साथ एक वेव भी एसोसिएट है। और इसी वजह से उसने एक डी ब्रोगली ने ये कंसेप्ट दिया था कि एवरी पार्टिकल्स हैज अ वेव एंड द पार्टिकल। तो इसके मुताबिक 1923 डी ब्रोगली प्रपोज दैट मैटर वेव्स, उसने मैटर वेव का कंसेप्ट दिया। ही शोड दैट द वेव नेचर ऑफ द मैटर बाय द रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। तो ये इस तरह का कंसेप्ट दिया था, एम वी इज इक्वल टू पी के इक्वल होता है, मोमेंटम होता है तो एच ओवर पी आ जाएगा। तो इसके मुताबिक 1927 डिवीजन एंड जर्मन प्रूव दैट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस था 1927 में, ये दो साइंटिस्ट थे डिवीजन एंड जर्मर, इन दोनों ने इस चीज को प्रूव भी किया था। इसी तरह नेक्स्ट हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन थिंग एट ए टाइम। मतलब एट ए टाइम हम एक चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, या तो पोजीशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, या उसके पोजीशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, या मोमेंटम को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी स्पीड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। 1925 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अक्सर एग्जाम में आ जाता है ये। 1925 में हाइजनबर्ग ने इस चीज का कंसेप्ट दिया था कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एट ए
टाइम हम किसी भी पार्टिकल की ना तो पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं ना मोमेंटम को। अगर मोमेंटम को एग्जैक्टली फाइंड करेंगे तो उसकी पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी होगी, अगर पोजीशन को एग्जैक्टली फाइंड कर लेंगे तो उसकी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होगी। तो एट ए टाइम हम दोनों को मतलब हम एग्जैक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते। इस तरह का कंसेप्ट दिया था। उसका जो मैथमेटिकल रिलेशन था डेल पी एक्स डॉट डेल एक्स, ये पी मोमेंटम है, एक्स पोजीशन है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर टू, ये इसकी रिलेशन है। इस चीज को नोट कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कंसेप्ट दिया था। देर इज ऑलवेज द अनसर्टेनिटी, मतलब हर वक्त वहां पे अनसर्टेनिटी तो वहां पे होती है, बट मल्टीप्लाई ऑफ एच कट, जो अनसर्टेनिटी होती है वो यहाँ पे एच कट की इक्वल होती है। मतलब एच प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय 2 पाई करेंगे तो ये हमारे पास एच कट की इक्वल आ जाएगी। उसके बाद इट इज द ओपन चैलेंज एंड द बेसिस ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, ये ओपन चैलेंज है ये अभी तक। ही सेज दैट द मैकेनिक्स इज द कंप्लीटली इन indeterministic theory, no one know the future state of the particle. For example, the three wings of the rotating fan. For example, कि अगर हमारे पास एक फैन है, घर में पंखा लगा हुआ छत के ऊपर, तो अगर वो घूम रहा है तो उसका मतलब हम वहां पे नहीं बता सकते कि वो फैन जो है उसका कौन सा जो उसका जो मतलब विंग है वो कहाँ पे है, किस जब वो मूव कर रहा होता है। तो इस तरह का कंसेप्ट दिया था। ही फॉर्मुलेटेड द मैट्रिक्स क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब ये हाइजेनबर्ग ने ये क्वांटम मैकेनिक्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में, जैसे आपने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था मैथ के अंदर, उसका इस तरह का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मैट्रिक क्वांटम मैकेनिक्स इन विच द आइजन वैल्यू आर द रिप्रेजेंट इन द मैट्रिक्सेस। इसी तरह नेक्स्ट आयरन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑफ पार्टिकल, SWE, इसको शॉर्टकट लिखते हैं। तो इस तरह क्लासिकल फिजिक्स के अंदर न्यूटन का काफी रोल था। इसने फेमस इक्वेशन इसकी F इक्वल टू m में, जिसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इस तरह पार्टिकल्स हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, इस तरह क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कुछ ऐसी इक्वेशंस की हमें जरूरत पड़ी जिसको हम यूज करके क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को हम डील कर सकते हैं। वो जो इक्वेशंस है, वेरी फेमस इक्वेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये वाली फेमस इक्वेशन है। श्रोडिंगर ने ये इक्वेशन दी थी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसकी बहुत ही फेमस इक्वेशन है, इसको आप याद करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास है quantum mechanics Schrodinger wave equation play a same role like the न्यूटन सेकंड लॉ फिजिकल डोमेन में। ये क्लासिकल फिजिक्स के अंदर न्यूटन का सेकंड लॉ इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जिसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज करते हैं सिमिलरली एज अ न्यूटन इक्वेशन F इक्वल टू m में। तो 1926 में ये श्रोडिंगर ने डिस्क्राइब किया था डायनामिक ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को विद द वेव इक्वेशन कॉल्ड द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसने अपने नाम से ही ये इक्वेशन इंट्रोड्यूस करवाई। ये H, ये साई इज इक्वल टू ई साई। इस चीज को आप इस तरह फिलहाल एज इट ही याद रखें, इसको मैं नेक्स्ट जाके एक्सप्लेन करूंगा। साई यहाँ पे वेव फंक्शन है, H यहाँ पे हमिल्टन है और E एनर्जी है, और H हमारे पास यहाँ पे ये साई उसी तरह वेव फंक्शन है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको कहते हैं H कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m partial square psi divided by partial square x with respect to x plus v into r into is equal to iota h partial psi over partial t। इसको एज इट याद रखें, इसको नेक्स्ट जाके एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे जस्ट मैं बता देता हूँ m मैस है, यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये विद रिस्पेक्ट टू x है, विद रिस्पेक्ट टू y भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू z भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे r यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, r इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। इसी तरह ये इस तरह पार्शियल मतलब ये यहाँ पे पार्शियल साई ओवर पार्शियल टी है, यहाँ पे टी है। इस चीज को आपने याद रख लेना, ये आप थ्रू आउट इसको इसकी जरूरत पड़ेगी आगे प्रॉब्लम्स के अंदर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया एच यहाँ पे क्या है, हैमिल्टन ऑपरेटर है और टोटल एनर्जी है, और एच साई है यहाँ पे वेव फंक्शन है, और ई इज द एनर्जी ऑपरेटर, यहाँ पे पोटेंशियल है, और एच इज द मॉडिफाइड द फॉर्म। ये मतलब एच कट जो है यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास एच ओवर 2 पाई है, तो इसकी वैल्यू 1.05 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -34 जूल सेकंड की इक्वल होती है। तो ये सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन जो है इज ए वेव फंक्शन साई आर टी। इसका जो सॉल्यूशन जो है ये है, ए वेव फंक्शन कंप्लीटली डिस्क्राइब द डी ब्रोगली वेव इन द स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो वेव फंक्शन इज कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डी ब्रोगली। श्रोडिंगर वेव इज द वेव फॉर्मुलेशन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। जो श्रोडिंगर वेव जो है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है ये हमें देती है क्वांटम मैकेनिक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी फॉर्मुलेशंस के बारे में हमें बताती है। इसी तरह लास्ट पॉली डायरेक्ट जो है एन इजी
मतलब इसने एक ये नोटेशन दी थी, ये 12, उसके बाद ये वर्टिकल लाइन है और कैट, और इसके बाद ये ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दिया। नोटेशन ऑफ द वेव फंक्शन साई एंड द रियलिस्टिक अप्रोच, ये हमारे पास एक रियलिस्टिक अप्रोच है और ये वेव फंक्शन है यहाँ पे। तो डायरेक्ट देन सुगेस्ट मोर जनरल फॉर्मुलेशन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स यूजिंग द टू स्टेट्स। इसने मोर जनरल फॉर्म दी थी डायरेक्ट ने, और इसने बताया था बरा एंड द कैट वेक्टर्स, इन वेक्टर्स को यूज करके भी हम क्वांटम मैकेनिक्स की जो प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैट्स नोटेशन ऑफ द वेव फंक्शन साई, मतलब कैट नोटेशन जो है ये हमारे पास वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन को साई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये साई है, और इसको हम कैट किस तरह, ये वर्टिकल लाइन, उसके बाद वेव फंक्शन, उसके बाद ये ब्रैकेट, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, कैट नोटेशन बन जाएगी। इसको आगे इसके प्रॉब्लम देखेंगे नेक्स्ट जाके। वाइल द बरा नोटेशन, बरा नोटेशन जो होती है इसको, ये क्या होता है कि ये ब्रैकेट पहले आ जाती है और उसके बाद वेव इक्वेशन, उसके बाद वर्टिकल लाइन, तो इसमें ये ये पहले, इसमें बाद में वर्टिकल लाइन आती है। तो ये बरा एंड कैट ये नोटेशन इसने दी थी, पोल डायरैक एक साइंटिस्ट था, उसने ये इंट्रोड्यूस करवाई थी। जिस तरह इसने एक टूल बनाया, एक इक्वेशन का सेट दिया था कि ये इस इक्वेशन को हम यूज करके हम क्वांटम मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए डायरैक ने भी नोटेशन दी थी, और उसकी जो नोटेशन है वो ये वाली है। तो इनशाला ये तो थे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने डीपली जाके क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे आप लोगों के साथ यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है।